दोस्तों नमस्कार। बिहार में जैसे जैसे चुनाव विधानसभा चुनाव की तारीखें या कार्यक्रम आने की सुगबुगाहट दिख रही है, इसमें एनडीए बहुत सक्रियता के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए प्रति महिला 10-10 हज़ार रुपये देने के लिए उनके खातों में 10-10 हज़ार रुपये की राशि जमा कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि 10 सितंबर को इस योजना की शुरुआत का ऐलान किया जाता है और 26 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी उनके अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाल चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि 16 दिन के अंदर सरकार या मंत्रीगण ये नहीं बता पा रहे हैं कि 1,11,000 से ज़्यादा महिलाओं ने इस योजना में भाग लेने के लिए आवेदन जमा किए। ये कौन सा प्रोसेस रहा जिसमें कि 75 लाख महिलाओं का चयन किया गया? कौन से इसके क्या मापदंड थे? इसका अभी तक कोई भी व्यक्ति इस बात का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर 75 लाख महिलाओं का चयन कैसे हुआ। आपको बता दें कि एनडीए हर हाल में बिहार में चुनाव जीतना चाहता है और वहीं पर महागठबंधन इस फिराक में है कि इस बार एनडीए को हम किसी भी हालत में किसी भी सूरत में बिहार जीतने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ तीसरा पक्ष जो सामने उभर कर आया है वो है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का। जन स्वराज पार्टी ने पिछले 10 दिन के अंदर जिस तरीके से एनडीए सरकार की बखिया उधेड़ दी है, उससे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लिए शर्म की बात आ रही है कि उनकी सरकार में करोड़ों का घोटाला करने वाले मंत्री अभी भी शामिल हैं। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता था कि करप्शन में जीरो टॉलरेंस रहती है, वहीं पे अभी भी उनके एक मंत्री पर 200 करोड़ से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप लगा है और नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। उनके डिप्टी सीएम पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने चुनाव आयोग में गलत हलफनामा देकर अपनी शिक्षा की गलत जानकारी दी है, उसके बावजूद वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तीसरे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम, उनके खिलाफ भी काफ़ी जमकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने इन सब लोगों के खिलाफ में जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसकी जांच के लिए भी प्रदेश सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है, जबकि प्रदेश में सरकार एनडीए की है, जांच एजेंसियां सरकार के अंडर में है, केंद्र हो या प्रदेश हो। अभी तक कोई भी उसके खिलाफ में इन दागी मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ठीक 1 महीने पहले, चुनाव के ठीक 1 महीने पहले एनडीए सरकार और केंद्र सरकार को महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डालने की क्या ज़रूरत है। 20 साल से सरकार में मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ये जवाब दें कि अगर 20 साल तक सुशासन बाबू का राज था तो महिलाओं की दुर्गति इतनी कैसे है। अब ये सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ये दावे कर रही है कि वो महिलाओं के स्वावलंबन के लिए 10-10 हज़ार रुपये दे रही है। विपक्ष इसे सिर्फ सीधा घूस मान रहा है। उसका कहने का मतलब है 10 हज़ार रुपये देकर महिलाओं को खरीदने की साजिश की जा रही है। अगर ये बात है तो पूरे देश की महिलाओं के खाते में केंद्र सरकार को सबके खाते में 10-10 हज़ार रुपये की रकम डालनी चाहिए, ताकि उनका भी जो रहन सहन है, जीवन स्तर है, वो ऊँचा हो सके। लेकिन सरकार का ध्येय आप देख लीजिए कि ये सब योजनाएं उन्हीं प्रदेशों में लागू की जाती हैं जहाँ पे चुनाव होता है। आपको मध्य प्रदेश का चुनाव याद होगा। मध्य प्रदेश का चुनाव 2023 में जब हुआ तो वहाँ पर
चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना का स्कीम लॉन्च किया और उनको वहाँ पर भारी सफलता मिली। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये भी सबकी नज़र में आया कि वहाँ पर बहुत सारी महिलाओं के नाम लाखों की संख्या में काट दिए गए। इसी मंत्र का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र के चुनाव में लाडली बहना का योजना को चुनाव से 2 महीने पहले लॉन्च किया गया और 3 महीने तक लगातार उनके खाते में, महिलाओं के खाते में ये पैसा 2100 रुपये गया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद तुरंत ही महाराष्ट्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि बहुत सारे अपात्रों ने इस मामले में सरकार की योजना का लाभ लिया। अब हमारा वित्तीय बजट इसको अलाउ नहीं करता कि इतने लोगों को फ्री या इतना रकम उनके खाते में जमा कीजिए। आपको बता दें, जिस तरीके से महाराष्ट्र में लाडली बहना का चुनाव के बाद 26 लाख से ज़्यादा महिलाओं के नाम इस योजना से काटे गए, इस बात से ठीक सबक लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रदेशों में ऐसी निभावनी योजनाओं की घोषणा करते हैं जिससे कि महिलाओं का वोट खरीदा जा सके। विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है कि ये सीधे सीधे रिश्वतखोरी का मामला है। सरकार इस रिश्वतखोरी का सरकारीकरण कर रहा है, यानी एक तरीके से सरकार रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रही है और इस रकम के जरिए वो महिलाओं के वोट को खरीदने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी भी ही करती है, बल्कि कांग्रेस और आरजेडी भी ऐसी ही योजनाओं का घोषणा कर चुकी है। लेकिन ये बात तय है कि जितना प्रभाव सरकार की योजना का सत्ताधारी दल को मिलता है उतना विपक्ष की नेताओं को नहीं मिलता है। इससे साफ पता चल रहा है कि सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग के गठजोड़ से और इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम गोदी मीडिया करती है। सत्ता के लिए वो नतमस्तक रहते हैं और उनको चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां और जिस तरीके से कुछ अदालतें भी सरकार के पक्ष में खड़ी दिखती हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में हर कंडीशन पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने पर उतारू है।